अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को, जो कि एक सिक्योरिटी फेलियर था, इंडिया दहशतगर्दी साबित ना कर सका तो खुद ही दहशतगर्दी पर उतर आया। निहत्ते शहरियों को, मासूम लोगों को शहीद करके, माओं की गोदे उजाड़कर और मसाजिद को शहीद करके अगर भारत को ये लगता है कि उसने पहलगाम वाक़े में मरने वाले लोगों को इंसाफ दिलाया है तो ये इंसानी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी है। इस पर एक गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सदर सिंध मरकज़ी मुस्लिम लीग फैसल नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी फैसल साहब। बहुत कशीदा सूरत हाल है इस वक्त। इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला किया सिविलियंस पर, मुजफ्फराबाद में, मुरीदके में। ये क्या करना चाह रहा था इंडिया? शहरियों को कत्ल करके, मासूम लोगों को कत्ल करके क्या हासिल हुआ इंडिया को? देखें, ये जो इंडिया है, बल्कि उसको भारत कहा जाए तो ज्यादा जो है वो ठीक होगा। मैं ये कहता हूँ, ये तो इनका वतीरा रहा है हमेशा, शहरियों पर हमले करना, शहरियों का कत्ल करना। ये हमारे मुल्क में भी अपने एजेंट्स इसी तरह से भेजते हैं, चाहे वो BLA की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो। और आप अगर ये देखें कि ये ट्रेन पर हमला करते हैं, लोगों को सड़कों पर उतार के शनाख्ती कार्ड उनके जो है ना वो चेक किए जाते हैं, उनको कत्ल किया, तो ये भी भारत ही असल में कुछ कर रहा होता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में देखें तो हमेशा इन्होंने ये किया है। इन्होंने अपने मुल्क में सिखों का कत्लेआम किया, इन्होंने ईसाइयों पर हमले किए हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है भारत में, वो हिंदुत्व की हुकूमत है, वो एक इंतहा पसंद हुकूमत है। तो उसका तो काम ही बुनियादी तौर पर यह है। तो इसीलिए आप ये देखें कि सिविलियंस का इंतखाब करना, अल्लाह के घरों का इंतखाब करना, मसाजिद का इंतखाब करना, उन पर हमले करना, बच्चों को कत्ल करना, खवातीन को कत्ल करना, तो ये बहादुरी नहीं है, ये खुलेआम कहा जा सकता है कि बुज़दिली है। और भारत ने जबरदस्त किस्म की बुज़दिली का मुजाहरा किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फैसल साहब, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि असल तो टारगेट आप थे, तो फिर मासूम शहरियों को कत्ल करना, शहीद करना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं फिर ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये भारत का एक बहुत जालिमाना इक़दाम है और इससे दुनिया को समझ जाना चाहिए। यानी भारत ने एक तवील अरसे तक दुनिया को धोखा दिए रखा है। उसने दुनिया के सामने अपने आप को मजलूम साबित किया है। आप ये देखें कि यही सूरत हाल गजा में इसराइल की भी थी कि एक अरसे तक लोग इसराइल को ये समझते रहे कि वो मजलूम है, लेकिन आज उसका जालिमाना जिस तरह फेस दुनिया के सामने आ चुका है, तो बिल्कुल इसी तरह भारत, हमने भी बात की, हमने इसके ये जो आप ये कह लें कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये सयाहों के जो कत्ल का वाकया हुआ, इसकी मुदम्मत की। हमने इस मुतालबे की हिमायत की थी कि जो हमारी हुकूमत ने किया था कि किसी भी तरफ से न्यूट्रल अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो होनी चाहिए, ताकि इसका जो है वो मकसद जो है वो दुरुस्त तरीके से दुनिया इसको जाने के आखिरकार ये क्या हुआ है। तो हमने तो इन तमाम तर जितनी भी ये मकसद जो आप ये कहने की चीजें थी, इनकी हिमायत की थी। लेकिन ये साबित हुआ कि भारत खुद से ये जानता था कि ये झूठ है, भारत अच्छी तरह से ये जानता था कि ये धोखा है, भारत अच्छी तरह से ये जानता था कि ये ड्रामा है। तो इस वजह से बजाय इसके कि वो इस तरफ जाता और इस तरफ जाके दुनिया के सामने ये साबित करता कि जो उसकी बात है वो ठीक है, तो चूंकि ये बात साबित नहीं होनी थी, इसीलिए उसने ये बुज़दिलाना हमला किया है, रात के अंधेरे में किया है, सिविलियन आबादियों पर किया है, बच्चों पर किया है, खवातीन पर किया है, उनको शहीद किया है। और ये सब कुछ जब उसने किया है तो दुनिया के सामने उसका जो असल फेस है, असल में ये कहता हूं कि उसका जो चेहरा है वो आज आया हो चुका है, दुनिया को पता चल गया, बेनकाब हो गया। दुनिया के इल्म में ये बात आ गई है कि भारत असल में जालिम है, मजलूम हरगिज नहीं है। मगर फैसल साहब, भारत तो बेनकाब हो गया, दहशतगर्दी का सबूत जब ना दे सका तो खुद दहशतगर्दी पर उतर आया। लेकिन आपको लगता है कि जो पाक फौज की कार्रवाई है, हवा में जो तैयारे जो मिसाइल गिरा कर गए, उनको तबाह कर दिया, क्या ये बदला काफी है उन मासूम लोगों का जिनको शहीद किया गया, उन माओं का जिनकी गोदे उजाड़ दी गई, उन पाक मसाजिद को जिनको शहीद किया गया, मिस्मार किया गया? ये बदला काफी है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसको कहा जा सकता है कि ये बदला है। ये तो हमने अपना दिफा किया था। यानी हमारे ऊपर जब वो हमला करने के लिए आ रहे थे तो हमने उनको इंटरसेप्ट किया है और उसके बाद उनको हिट किया है। तो ये बदला नहीं है, ये तो हमने अपना दिफा किया है। तो फिर बदला क्या है फैसल साहब? बदला क्या है? क्या मिसाइल का बदला मिसाइल है? बदला ये है, बदला बिल्कुल यही है कि मिसाइल का बदला मिसाइल है।
एक की जगह 2 मिसाइल है, एक की जगह 10 मिसाइल है। जिस तरह से हमने ये पाकिस्तान के शहरियों पर हमला किया गया, मुजफ्फराबाद में हमला किया गया, मुरीदके में हमला किया गया, लोग रात को सो रहे थे, उन पर अटैक किया गया। आपको क्या लगता है फिर ये मिसाइल कहां गिराने चाहिए, राजस्थान में या गुजरात में? मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त खित्ते में जितने भी मसाइल हैं, अगर आप उनको देखें तो भारत के मुख्तलिफ जितने भी इर्द गिर्द के मुल्क मौजूद हैं, उनके साथ भी इसी तरह के मसाइल थे। उन्होंने भूटान के साथ मसाइल पैदा किए, मालदीव के साथ मसाइल पैदा किए, श्रीलंका के साथ मसाइल पैदा किए। आपने ये देखा कि पिछले दिनों जो है बांग्लादेश में किस तरह आवाम ने वो जो भारतीय एक एजेंट थी उसको उठाकर बाहर फेंक दिया, हसीना वाजिद को। तो ये भारत के जो जराइम का सबब है वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है। तो मैं ये समझता हूं कि रॉ अपने एजेंटों के जरिए पूरे खित्ते में इस वक्त, और फिर यही रॉ है कि जिसने जाकर यूरोप में जो है वो सिखों पर हमला किया। आपने देखा कि उन्होंने जो है वो अमेरिका में जाकर सिखों पर हमला किया। आपने देखा कि उन्होंने कनाडा में जाके वो सिख जो अपनी आजादी के हवाले से आवाज बुलंद कर रहे थे उन पर हमला किया। और इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि बलूचिस्तान में होने वाले रोजाना हमले, उनके पीछे भी रॉ है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे मुल्क के दीगर हिस्सों में जो कुछ हो रहा होता है उसमें तो रॉ के हेडक्वार्टर पर हमला होना चाहिए, रॉ के हेडक्वार्टर पर हमला होना चाहिए। बिल्कुल रॉ के हेडक्वार्टर पर हमला होना चाहिए, उनके हेडक्वार्टर पर हमला किया जाना चाहिए और उसको सबक सिखाना चाहिए। उसके जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है। मौजूद है रॉ इस वक्त इंडिया में, भारत में? रॉ इंडिया में जो है ना वो हर जगह ही मौजूद होगी, लेकिन मैं तो ये कहता हूं जो उनका सेंट्रल हेडक्वार्टर है उस पर हमला होना चाहिए। बीएलए के टारगेट्स कहां पर हैं भारत में? बीएलए यकीनी तौर पर उनके इस तरह के जो है ना वो ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं, उनके यकीनी तौर पर हमारी फौज भी इसको जानती है, हमारी इंटेलिजेंस के इदारे इसको जानते हैं कि कहां कहां उन्होंने अपने इन एजेंट्स को भर्ती करके उनको ट्रेनिंग दिया जो है वो इंडिया में इनकी तरफ से दी जा रही है। तो यकीनी तौर पर हमारे इंटेलिजेंस के इदारे जानते हैं, हमारी फौज जानती है, और मैं ये समझता हूं वो भी एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। फैसल साहब, ये हम सब जानते हैं कि टारगेट आप हैं, आपको भी पता होगा कि टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है? जी बिल्कुल, मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूं, मैंने आपको अर्ज किया है। देखिए मैं जो है ना वो हरगिज इस बात की हिमायत जो है वो जो है ना क्या नाम है इसकी तरफ जो है ना इस बात की तरफ हरगिज नहीं जाऊंगा कि मैं ये मुतालबा करूं कि सिविलियंस पे हमला किया जाए। अगर सिविलियंस पे हमला किया जाता है तो हम और भारत एक जैसे हो जाते हैं और भारत की तरह हम भी जालिम हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि वो ट्रेनिंग सेंटर्स जहां पर हमारे पास से लोगों को भर्ती किया जा रहा है, दुनिया भर से लोगों को लाकर वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, और इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो दुनिया में जाकर दहशतगर्दी की वारदातें करें, उन पर हमला होना चाहिए। और उसके अलावा इंडियन आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पर भी हमला होना चाहिए। फैसल साहब, 16 बेसिस पर भारत ने सफेद झंडा लहरा दिया है, सफेद झंडा लहरा दिया है। आपको क्या लगता है कि खाली बेसिस को तबाह करने से हमारा बदला पूरा हो जाएगा? मासूम शहरियों का जो खून बहा है उसकी कीमत अदा हो जाएगी? नहीं जी, देखें खाली ये जो एयर बेसिस खाली हो सकते हैं, सारी छावनियां खाली नहीं हो सकती हैं उनके जो है। और फिर अगर आप ये देख ले मकबूदा जम्मू कश्मीर में बेशुमार भारतीय फौज मौजूद है, 8.5 लाख भारतीय फौज मौजूद है, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो जालिम की हैसियत में मौजूद है। आपने देखा कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन के जुर्म में जो है वो मकबूदा जम्मू कश्मीर के लोगों के घरों को बारूद लगाकर उड़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो उन्होंने यहां भी ये जुर्म किया है, वहां भी वो जुर्म किया है। तो इन जराइम में जो लोग भी मुलव्विस हैं उनको बदला देना चाहिए, उनके साथ पूरा बदला उनके खिलाफ जो है वो लिया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि मुझे जबान से इस चीज को बयान करने की जरूरत नहीं है, हमारी अफवाज इसको अच्छी तरह से जानती हैं, हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उनके पास मुकम्मल इसके हवाले से इंफॉर्मेशन इंशाअल्लाह अज़ीज जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होगी। तो इसकी सजा तो यही है कि पूरी तरह से उनको जो है इंशाअल्लाह उनका खात्मा किया जाए, और हमारे पास इस तरह की सलाहियत मौजूद है तो ये जरूर होना चाहिए। लेकिन फैसल साहब, अगर ऐसा होता है और हमले किए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, तो भारत जो कि एक ऑलरेडी मौक़िफ़ अपना रहा है दहशतगर्दी का और फ़ौरन से फ़ोन घुमा रहा है बैरून मुमालिक मुख्तलिफ जगहों पर कि हमने तो जो है वो सिर्फ पहलगाम वाक़े के लिए कदम उठाया है, असल कशीदगी दहशतगर्दी की पाकिस्तान बढ़ा रहा है। तो फिर पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए? आइंदा आने वाले 24, 48, 72 घंटों में पाकिस्तान किस तरह से तैयारी करे? क्या हमला करके ये हल हो जाएगा मामला? हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं अल्लाह के फजल के साथ। अगर इस तरह गीदड़ भपकियों के साथ, धमकियों के साथ और इस तरह के हमलों के बाद अगर हम जवाब नहीं देते, अगर हम बदला लेने में कामयाब नहीं होते,
तो इसका मतलब यह है कि आइंदा भी इस तरह के ड्रामे होंगे, आइंदा भी इसी तरह के हमले होंगे, और आइंदा भी इसी तरह की बातें की जाएंगी, और हम सिर्फ बैठकर सारी चीजों को देखते चले जाएंगे। दुनिया में हर तरफ भारत गया है, भारत के सिफारतकार गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने बात करने की कोशिश की है इस हवाले से, और आपने देखा कहीं भी भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर किसी ने भी यकीन नहीं किया। तो इस सूरत में मैं ये कहता हूं कि हम जो है वो स्ट्रांग है, मजबूत है, हमारा जो है मैं ये समझता हूं कि स्टांस उनके मुकाबले में वो ज्यादा जो है वो ठीक है, बेहतर है, मजबूत है। तो हमें मजबूत सिफारतकारी की तरफ जाना चाहिए, और लोगों को यानी उनके इल्म में ये बात इस वक्त है, पहले से भी उनके इल्म में ये बात जो है मौजूद है। हमें भी उनको बताना चाहिए कि हमने इब्तिदा नहीं की, हम तो अमन की बात कर रहे थे। हमने मुसलसल ये कहा कि दुनिया में किसी भी मुल्क को आप भेज दीजिए, किसी को भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए आप सिलेक्ट कर लीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा को जिम्मेदारी दीजिए। तो अगर भारत ने इन तमाम तर चीजों को रद्द करके हमला किया है, तो आइंदा होने वाले जो भी वाकयात है उनका जिम्मेदार भारत है। तो इस पर बिल्कुल कोई डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई खौफ नहीं होना चाहिए, और पूरी तरह से जवाब देना चाहिए। और अगर आज हमने ये जवाब जो है वो ये समझ लें कि नहीं दिया, तो इसका मतलब यह है कि ये सिलसिला आइंदा आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा, और ये जो है वो खत्म नहीं हो पाएगा। और फिर दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल के साथ भारत ने आपको एक मौका फराहम किया है कि जो जराइम उसके हैं, आप ये देख लें कि भारतीय वजीर आजम अपने इंतखाबी जलसे में इकरार करता है कि उसने हमारी हुदूद जो है, हमारी सरहदें, उनको क्रॉस करके हमले किए, घुसपैठ की है। वो बाकायदा सीना बुलाकर इस बात का जो है इकरार करता है कि हमने घर में घुस के मारा है। राजनाथ सिंह इस तरह की बातें करता है, अजीत डोवल उस तरह की बातें करता है, इंडियन मीडिया जो है उस पर बेशुमार प्रोग्राम्स आपको इस तरह के मिल सकते हैं। उनके सोशल मीडिया पर इस तरह के बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं कि कोई वाकया भी रूनमा नहीं होता और उनकी तरफ से चीजें आ जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारी तरफ से केस बनाया जाएगा, केस बना के दुनिया के सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेकर जाएंगे, तो हमारे पास जो है बहुत मजबूत एविडेंस मौजूद है। वो एविडेंस भी होना चाहिए, हमला भी होना चाहिए, बदला भी लेना चाहिए। हमें बताया गया था, ख्वाजा आसिफ साहब से हमने सुना, DGI SPR से हमने सुना, अपने सिपा सलार से हमने सुना, हमने अपने वजीर आजम से सुना कि अगर कुछ जो है हमारी तरफ कोई हमला किया गया और हमारे शहरियों का खून रायगा जो है वो बहाने की कोशिश की गई, तो बदला लिया जाएगा। तो हम कहते हैं कि इंशाल्लाह ये जबान जो है, इंशाल्लाह इसको लाजमी जो है ना वो होना चाहिए पूरा, और बदला लिया जाना चाहिए। लेकिन फैसल साहब, पारा बहुत हाई है इस वक्त भारत का। इत्तलात के मुताबिक लाहौर पर अटैक की खबर है, ब्लैकआउट ड्रिल भी जारी है। आपके पास भी कुछ ऐसी इत्तलात है? अगला हदफ भारत का लाहौर है? अगला हदफ तो भारत का ये पूरा मुल्क है आपका जी। 1947 से आपने देखें कितनी जंगें हमारी उनके साथ हो चुकी हैं, मुसलसल उनकी तरफ से हमारे साथ जो मसाइल हैं वो आपके सामने है। तो मैं फिर ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो लाहौर को हदफ बनाना चाहते हैं, फैसलाबाद को हदफ बनाना चाहते हैं, इस्लामाबाद को हदफ बनाना चाहते हैं, हैदराबाद कराची को हदफ जो है वो बनाना चाहते हैं। यानी अगर इस खतरे की बुनियाद पर मैं ये समझता हूं कि फिर हम जो है इस बात का लाजमी तौर पर जो वो फैसला कर लें कि हमने ये जो भारतीय आप ये कह लें कि बालादस्ती है, इसको जो है वो कबूल कर लिया। यकीनी तौर पर नहीं। अगर लाहौर पर हमला हो सकता है तो मुझे ये बताइए कि दिल्ली पर क्यों नहीं हो सकता? अगर लाहौर पर हमला हो सकता है तो मुझे ये बताइए कि मुंबई पर क्यों नहीं हो सकता? लाहौर पर हमला हो सकता है तो मुझे ये बताइए कि चंडीगढ़ पर क्यों नहीं हो सकता? लाहौर पर हमला हो सकता है, अमृतसर पर क्यों नहीं हो सकता? हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तो मैं फिर ये अर्ज करता हूं कि मौकफ वही है जो हमारी हुकूमत की तरफ से दिया गया, मौकफ वही है जो हमारी फौज की तरफ से दिया गया कि तुम अगर हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम इंशाल्लाह तुम्हें जवाब देंगे, जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन इन हमलों के नतीजे में क्या मिलेगा फैसल साहब? हम तो न्यूक्लियर वॉर में दाखिल हो जाएंगे। देखिए, न्यूक्लियर वॉर इतनी आसानी के साथ मैं नहीं समझता कि होती है, लेकिन आपका क्या ख्याल है? पहले हमें जो है बहैसियत कौम इस बात का फैसला नहीं कर लेना चाहिए कि हमने एक आजाद जो है, आजाद बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो होती है जिस तरह कौम, उसके तौर पर इस खित्ते में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो आगे बढ़ना है, या फिर हम ये मान लें कि इस खित्ते का जो है वो आप ये कह लें कि पुलिसमैन जो है वो भारत है, और भारत जो है वो हमारे ऊपर धौंस, धमकी, धांधली और इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, झूठ, धोखा, फरेब
और उसके बाद उनके हमले, इन सब चीजों को हम जो है पूरी तरह से ये समझ लें कि कबूल कर लें और दुनिया के सामने इस बात का इकरार कर लें कि वो हमसे जोरावर हैं हमारे, यानी तो इसीलिए हम उनकी जो है हर चीज को मिनोअन कबूल करते हैं। तो इस बात को अगर जो है वो ये समझ लें कि मान लिया जाता है, फिर तो सारी चीजें आसान हो जाती है। लेकिन हमने अगर एक आजाद कौम के तौर पर इस दुनिया में जीना है तो फिर आपको मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे। फैसल साहब, भारत ने अपनी पहलगाम वाकये की फ्रस्ट्रेशन भी निकाल ली, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके भी चैन ले लिया जो वो करना चाह रहा था। अब आपको क्या मकसद नजर आता है इन हमलों का, मासूम शहरियों को शहीद करने का? देखें, भारत जो है, भारत का एक बहुत बड़ा जो आप ये नहीं हुआ है कि हमारे साथ उन्होंने आज ये कुछ कर लिया है। 5-6 साल आपको याद होगा 2019 में भी वो आए थे, इससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले वो मुस्तकिल आते रहे। उनकी एक प्रैक्टिस रही है कि अपने मुल्क में वो जंगी जुनून जो है वो उसको उभारते हैं और पूरे मुल्क को जो है वो उभार कर एक इस तरह की चीज पर ले आते हैं कि जिसके जरिए से वो ये साबित करें कि वो बहुत ज्यादा दुनिया में, ये समझ लें कि उनका कोई मकसद, वो दुनिया में कोई जैसे एक ये आप जो ना यूं कह लें कि कुव्वत बन गए इस तरह की। तो इसी हवाले से उनका ये सारा सिलसिला होता है और इसके जरिए से इस वक्त भी आप देख लें 1.25 अरब का भारत है। मैं ये कहता हूं कि मकसद बावजूद इसके कि वो दुनिया में आज एक बड़ी इकोनॉमी की हैसियत उनकी है, लेकिन दुनिया में गुर्बत देख लीजिए, उसका इंडेक्स देख लीजिए, उनके हालात देख लीजिए, मामलात देख लीजिए, आज भी उनके लोग जो है बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो इस कैफियत में जब उनकी तरफ से अपने लोगों का भला नहीं किया जा रहा होता तो उस वक्त में उन्होंने ये जंगी जुनून उभार कर जो है अपने अहदाफ हासिल करने होते हैं। और फिर ये मोदी हिंदुत्व की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, जो असल में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, ये आरएसएस की हुकूमत है। और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सारी बात, एक बात आपकी बात से मुंसलिक करके जो है मैं जो है ना जरूर इसके ऊपर आपके सामने इंशाल्लाह जो है वो कुछ अर्ज करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि भारतीय जो है वो असेंबली में अखंड भारत का नक्शा आवेदा किया जाता है। अखंड भारत का मतलब यह है कि वो आपके मुल्क को बहैसियत मुल्क जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनका प्लान ये है कि वो आपके मुल्क को भारत में जम करें, वो अफगानिस्तान को भारत में जम करें, बांग्लादेश को भारत में जम करें, नेपाल भूटान को भारत में जम करें और ये पूरा खित्ता जो है इसको जमा करके अखंड भारत बना ले। तो मैं ये कहता हूं कि अगर उसका रास्ता नहीं रोका गया, रुकावट नहीं डाली गई, इसी तरह डर और खौफ के आलम में अपनी हिकमत अमली वदा की गई, तो आपका क्या ख्याल है कि भारत को आगे बढ़ने से आप जो है वो किस तरह से रोक लेंगे? रुकावट कैसे डाली जाए फैसल साहब? पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, छोटा मुल्क है। ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। हम 25 करोड़ का मुल्क है। ये जरूर हो सकता है कि हमारे साथ नहीं 1.5 अरब का मुल्क वो होगा, लेकिन हमने भी उसे बार बार ये बात बताई है कि जब से हम वजूद में आए हैं हमने तुम्हें सामने रख के, तुम्हें सोचकर अपनी दिफाई हिकमत अमली वदा की है। ठीक है जी, तो वो मुल्क आज ऐसा नहीं है कि 1947 से लेकर आज उसकी आबादी हमसे ज्यादा हो गई है या वो हमसे 6 गुना जो है वो ज्यादा का जो है ना ये समझ ले कि जो है ना वो मुल्क हो चुका है। ऐसा नहीं है, वो इब्तिदा से हमारे मुकाबले में एक मजबूत मुल्क था। उसकी आबादी हमेशा हमसे ज्यादा रही है, लेकिन हमने हर दौर में उसका सामना किया है। उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि दीगर मुल्कों की तरह हमने भारत की बालादस्ती को किसी भी तौर आज तक जो है वो कबूल नहीं किया। मैं ये अर्ज करता हूं कि दुनिया में जिन मुल्कों ने उरूज हासिल किया है तो उन्होंने कुर्बानियां देकर उरूज हासिल किया है। तो ये तो जहन लाजमी तौर पर बनाना पड़ेगा। ये दुश्मन हमारी सरहद पर जब तक मौजूद है हम ये समझते रहे कि हम अमन में रहेंगे, चैन में रहेंगे, सुकून में रहेंगे, इनकी मान कर अमन चैन सुकून में रहेंगे, इनकी बालादस्ती जो है वो कबूल करके अमन चैन सुकून में रहेंगे। ये खाम ख्याली है, गलत फहमी है। तो फिर जंग में फैसल साहब कोई एक जीतता है और कोई एक हारता है। अगर पाकिस्तान फर्ज करते हैं ये जंग जीत जाए तो क्या मकबूजा कश्मीर को आजाद करा लेगा? लाजमी तौर पर। देखिए, मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे आपने अखंड भारत की बात की तो ये नुक्ता तो उभरता है ना, अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर कश्मीर हमारा होगा। जी बिल्कुल हमारा होगा, हमारा होना चाहिए, वो हमारा है। वहां की अवाम हरगिज भारत के साथ नहीं है। 8.5 लाख फौज उन्होंने वहां पर जो है वहां की अवाम पर मुसल्लत की हुई है। तो वो जो मुसल्लत की हुई है बंदूक के जरिए, जबर के जरिए जो है वो उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर को अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो वहां के अवाम कतन बिल्कुल भी भारत के साथ जो है ये समझ लें कि उनकी ख्वाहिश नहीं है कि वो रहें।
भारत अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है, लेकिन यह भी दुनिया का एक बहुत बड़ा झूठ है। उसकी वजह यह कि जमहूरियत अगर आपके पास मौजूद है तो जमहूरी हक दें मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को। आप जो है इस्तिस्वाब राय जो है वो होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि भारत ऐलान करे कि आज वो बड़ी जो है, यानी उन्होंने शोर किया कि हमारे पास इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में लोगों ने बहुत ज्यादा वोट डाला है। और भाई डाल लिया होगा वोट, अभी फिर से लोगों को कहो कि वोट डालें और उनसे पूछो कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते। इंशाल्लाह चीजें सामने आ जाएंगी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरह की चीज होगी इंशाल्लाह तो अल्लाह की तौफीक से ना सिर्फ ये होगा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर आजाद होगा, बल्कि आज आप देख लीजिए शुमाल मशरिक की जो इंडियन जो जितनी भी स्टेट्स हैं जिनको जो है वो 7 सिस्टर्स के नाम से याद किया जाता है, उनमें आज क्या सूरत हाल है, खालिस्तान में आज क्या सूरत हाल है। तो सिर्फ ये नहीं होगा, इससे आगे बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। इससे आगे क्या कुछ होगा? यूएन की तरफ से भी तो करारदाद कश्मीर के हवाले से दी जाती है, इस्तिस्वाब राय करवाने के हवाले से आज तक कोई अमल नहीं हुआ। हमारी वीकनेस है इसमें। मैं ये कहता हूं कि इसमें भारत से ज्यादा हमारी वीकनेस है। इसमें अपनी तरफ से जो वीकनेस है उसको खत्म करना चाहिए। आपने ये देखा कि इन्हीं खदशात को मद्देनजर रख के पिछले दिनों हमने मकबूजा जम्मू कश्मीर का मुकदमा लड़ना छोड़ दिया था। इसका रिजल्ट ये निकला कि भारत आपके मुल्क में दाखिल हुआ है, इसने बीएलए को वजूद दिया है, इसने बीआरए को वजूद दिया है, इसने सिंध में भी बाज अलहदगी पसंद ग्रुप छोटे छोटे जो है उनको वजूद दिया है, इसने टीटीपी को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है, इसने हमारे घरों में घुसकर जो है वो खूनरेजी की है। आज भी मुझे एपीएस के बच्चे याद हैं जिनको इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को गोलियां जो है ये कह लें कि गोलियां मारकर शहीद किया था। तो मैं ये कहता हूं कि इन सारी चीजों पर सब्र जो है वो कितने अरसे तक जारी रहेगा। बिल्कुल सही बात है फैसल साहब। सुपर पावर्स की तरफ से किसी एक मुल्क के हक में कोई बात नहीं की गई। वो तो कह रहे हैं कि इस कशीदगी से इज्तनाब किया जाए, लेकिन ये जो हमला और फिर बदला है ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह से सेटल होगा। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो क्या हालात होंगे? देखें, अगर आप देखते हैं तो इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। दुनिया में पिछली जो रिजीम थी जिसकी क़यादत अमेरिका के हाथ में थी, आज वो रिजीम जो है दुनिया पर उस तरह से उसका जोर मौजूद नहीं है। दुनिया में दीगर जो कुव्वतें हैं वो वजूद में आ चुकी हैं, उनमें चाइना है, रशिया है, बहुत सारे और जो है वो मुल्क हैं। और अगर आप अपने खित्ते में आ जाएं तो यहां पर आपको दिखाई देता है इस पूरे खित्ते में दूसरा मुल्क कोई ऐसा नहीं है जो भारत का हामी है। आप देख लीजिए भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, आप किसी की भी बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, अगर अफगानिस्तान से कुछ मसाइल हमारे हैं तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि वो भारत के साथ हैं। इस तरह आप पूरे खित्ते को देख लीजिए तो कोई एक मुल्क भी बशमूल जो है वो चाइना के आप देखें कोई भी उसके साथ नहीं है। तो इस कैफियत में हमें अपना मुकदमा अक़वाम आलम के सामने लेकर जाना चाहिए, पूरी बहादुरी के साथ ले जाना चाहिए। इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी पर कुछ ना कर सकी। फलस्तीन का हाल सबने देखा। नहीं, उसकी मैं एक बात आपको अर्ज करना चाहूंगा कि आपने फैसला करना है। दिलेरी के साथ ये सारा कुछ किया जाएगा। एक तरफ मुकदमा भी लोगों के सामने इंशाअल्लाह लजीज लेकर जाएंगे और दूसरी तरफ भारत से हिसाब किताब भी होगा। मैं आपको इस्राएली वजीर आजम गोल्डा मायर की एक बात जो है वो सुनाना चाहता हूं। 1967 था शायद, कि जिसमें अरब इसराइल वॉर हो रही थी और आपको याद होगा कि एक अमेरिकन जो है वो सहाफी आया था और उसने गोल्डा मायर से सवाल किया था कि आपकी इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आप हथियारों के बड़े बड़े सौदे कर रही हैं। तो इस सूरत हाल में ये आपकी हिकमत अमली ठीक है कि बहुत सारे मुल्क इर्द गिर्द आपके मौजूद हैं, आप अपने लोग जो हैं उनके हवाले से उस तरह से सोच नहीं रही हैं। गलियां, सड़कें, इकोनॉमी, मईशत, इसके मुतालिक नहीं सोच रही हैं, आप जंग की बात कर रही हैं। तो उन्होंने ये कहा था, उसने ये कहा था गोल्डा मायर ने कि उसने ये कहा था कि जब जंग होती है तो कोई भी ये नहीं पूछता कि आपकी जो है वो ब्रेकफास्ट में आपको अंडा जो है किसी ने सर्व किया है या नहीं, आपके पास कोई ब्रेड मौजूद है या नहीं है। जंग में तो एक ही सवाल होता है कि जंग हुई है तो शिकस्त किसको हुई है और ये बताएं कि फतह किसने हासिल की है। तो अब अगर ये जंग हुई है तो अगर हम फतहयाब होंगे दुनिया हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल फैसल साहब, ये अब नेक और नथिंग का मामला है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये था समा पॉडकास्ट। अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।